वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। मैं हूँ द्वारका प्रसाद, आपका मराठी ट्यूटर। और आज जो मैं बात करने जा रहा हूँ, मैं कोई ऐसा आपके सामने कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन तो नहीं रख सकूंगा, लेकिन आज हम बात करेंगे इंटर मिलान वर्सेस मैनचेस्टर सिटी का जो टैक्टिकल जो बैटल था एक तरीके का, उसके बारे में आज बात करने वाला। क्योंकि देखो, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, मैं भी एक्सपेक्ट कर रहा था कि सिटी की तरफ से जो जॉन स्टोन जिस तरीके से खेलते हुए आया है और जिस तरीके से अजीब अजीब तरीके के कुछ नए एक्सपेरिमेंट्स हो रहे थे पेप गार्डियोला की तरफ से, और जिस तरीके से वॉकर को, माहरेज को बेंच किया गया है, और जिस तरीके से स्टोन्स को लोन किया गया, और जिस तरीके का जो चेंजेस हुए हैं पेप के अंडर सिटी के स्क्वाड में, वो बहुत ही मतलब मैंने ऐसा कभी नहीं देखा था पेप के अंदर। या फिर पेप जिस तरीके से चेंजेस कर रहा था, अचानक से वो 4-3-3 वाले सिस्टम से चेंज होके डबल पिवोट वाला सिस्टम फॉलो करना, और जब अकांजी आके जाता है, ओवरलैपिंग रन्स लिए जाते हैं फुल बैक्स की तरफ से, उस वक्त स्टोन्स का पीछे नेचुरल सेंटर बैक पोजीशन में आना, ये वाली जो चीजें हैं ये होती आ रही थी अभी तक। लेकिन अचानक से ये जो इंटर का जो 3-5-2 या फिर 5-3-2 जो सिस्टम आप कहना चाहोगे उसको, डमफ्रीज और डिमार्को की जो विंग स्टेज करने की जो सिस्टम थी विथ एसआरबी डार्मियन, और जो आपके जो तीन सेंटर बैक थे इंटर मिलान के, उसको लेकर, तो ये जो है ये मुझे थोड़ा सा मतलब अलग लग रहा था इस बार। और जिस तरीके से मतलब ये किया गया है मैनचेस्टर सिटी की तरफ से, ये आप कह सकते हैं जो फॉर्मेशन रखा गया, हालांकि ऑन द पेपर जो आपको फॉर्मेशन बताया गया, जो शो किया गया, वो 3-2-4-1 वाला था। हालांकि 5-3-2 या फिर 3-5-2 सिस्टम के अगेंस्ट पेप हमेशा से कहता है कि मैं ओवर थिंकिंग करता हूं वगैरह वगैरह, जो भी चीजें हैं वो हम साइड पर रखते हैं। लेकिन ये जो सिस्टम था वो 3-2-4-1 मैड्रिड में के अगेंस्ट जो दोनों लेग्स में सिस्टम यूज किया गया, और बायर्न म्यूनिच के अगेंस्ट जो सिस्टम यूज किया गया, ये वाला सिस्टम वो नहीं था। ये बहुत अलग सिस्टम था। ये आप कह सकते हैं एक लुई वैंगाल की आयाक्स वाला सिस्टम, जो मैंने थोड़ा सा ज्यादा स्टडी किया है उसके बारे में, और हम कह सकते हैं इवन वैंगाल ने ये वाला सिस्टम जो था यूनाइटेड में भी यूज किया गया था। लेकिन मैं अगर कहूं कि ये जो सिस्टम था एक 3-1-3-3 वाला सिस्टम कह सकते हैं इसको, या फिर 3-3-1-3 वाला भी सिस्टम कह सकते हैं, क्योंकि स्टोन्स जो है वो बिल्कुल भी डिफेंसिव मिडफील्डर के रोल में नहीं था इंटर मिलान के अगेंस्ट। वो थोड़ा सा आगे फॉरवर्ड रन्स ले रहा था, नंबर 8 का जो रोल हम कह सकते हैं एक तरीके का, वो वाला था, क्योंकि रॉड्री अकेला यहाँ पे डिफेंस मिडफील्ड संभाल बिल्कुल रहा था। लेकिन जिस तरीके से जो विंग स्टेज की जा रही थी डिमार्को की तरफ से, और इधर अपने डमफ्रीज की तरफ से, वो थोड़ा सा अलग था। और जिस तरीके से बारेला जो था वो आगे आ रहा था, और जिस तरीके से जेको विथ लोतारो मार्टिनेज और बारेला कभी कभी मिडफील्ड से जो है रन लेकर आगे आ रहा था, प्रेस कर रहा था बहुत बुरी तरीके से। और जिस तरीके से प्रेसिंग जो टेक्निक यूज की गई है, फिर जिस तरीके से प्रेसिंग किया गया है सिटी के ऊपर, क्योंकि देखो एक बात तो है, चाहे आप कितनी भी टेक्निकल क्यों ना हो, कितनी भी टैलेंटेड क्यों ना हो, अगर आप किसी स्ट्रॉन्ग फिजिकल साइड के अगेंस्ट अगर आप खेलते हैं, तो फिर आपको भी वो इंटेंसिटी मैच करनी होगी। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है बार्सिलोना वर्सेस बायर्न म्यूनिच के अभी तक के जितने भी ह्यूमिलेटिंग रिजल्ट्स हमको देखने को मिले हैं, ये वाला चीज है। और वही साथ ही साथ जिस तरीके से प्रेस किया जा रहा था बरेला और मार्टिनेज की तरफ से, उधर आके को बुरी तरीके से जो है वो प्रेस किया जा रहा था। और इसके चलते क्या हो रहा था कि जो राइट साइड का मिडफील्ड है मैनचेस्टर सिटी का, जब वो पोजीशन पे रह रहे थे उस वक्त जो है उनको थोड़ा सा एडवांटेज मिल रहा था। और जिस तरीके से स्टोन्स के वो रन्स लिए जा रहे थे मिडफील्ड में, जिस तरीके से स्टोन्स जो है, मतलब स्टोन्स ने कुछ ऐसे क्या बोलते हैं उसको, ऐसे कुछ वहां पे उसकी तरफ से किया गया है, फिर जिस तरीके से उसके रन्स लिए गए, या फिर जिस तरीके से उसका जो क्या बोलते हैं वेल पोजीशन था, या फिर जिस तरीके से उसके फॉल्स रन्स लिए जा रहे थे उसके अटैकिंग मिडफील्ड के थ्रू, और किस तरीके से केविन डे ब्रुयने भी जो है थोड़ा सा वाइड आकर खेल रहा था लेफ्ट विंग पर, लेकिन वहां पर वो उतना अच्छा खेल नहीं पाया। क्योंकि अगर हम देखते हैं जिस तरीके से केविन डे ब्रुयने का गेम था, और जिस तरीके से सिल्वा को राइट विंग पे मतलब मुझे लगता है कि सिल्वा को राइट विंग पे जाने से बजाय
जाने देने के बजाय अगर मिडफील्ड में अगर खिलाया जाता, तो मुझे लगता है थोड़ा-सा कुछ और जिस तरीके से वो केओस क्रिएट करता है ना, अटैकिंग मिडफील्ड में या फिर बॉक्स के आसपास अपोनेंट से, वो बहुत तगड़ा होता है। लेकिन इससे क्या होता कि अगर बॉल अगर मतलब डिस्पोजेस अगर हो जाते हैं मैनचेस्टर सिटी, तो उस वक़्त जो जिस लेवल का उनको मतलब काउंटर अटैक झेलना पड़ता है इंटर मिलान के अगेंस्ट, तो ये भी एक थोड़ा-सा क्लेवर मूव हम बोल सकते हैं पेप गार्डियोला के अगेंस्ट, पेप गार्डियोला की तरफ से। ये बात अलग रही। लेकिन वहीं पर अगर मैं आपको बताऊं कि जिस तरीके से डिमार्को और जिस तरीके से डम्फ्रीज की तरफ से जो दोनों विंग्स और विथ 3 सेंटर बैक्स का जो सिस्टम, बास्तोनी, असेर्बिया और डार्मियान का जो सिस्टम था, वो बहुत तगड़े तरीके से फुल कॉम्पैक्ट था एकदम। मतलब बॉल प्रोग्रेस करने की बहुत कोशिश की जा रही थी मिडफील्ड की तरफ से, बहुत कोशिशें हो रही थी, मल्टीपल टाइम्स कोशिशें की गई, इवन बॉल बॉक्स तक भी पहुंच रहा था। लेकिन वहां पर क्या हो रहा था कि ये 3 सेंटर बैक का जो सिस्टम है ना, उसके चलते बॉल मतलब नहीं जा पा रहा था गोलकीपर के पास, और अगर जा भी रहा था तो वहां पे ओनाना खड़ा था। ओनाना और एडरसन को अगर हम कंपेयर करते हैं दोनों को, तो मैं डेफिनेटली ओनाना को जो है हाई रेट कर सकता हूँ या फिर कर सकूंगा। क्योंकि देखो, अब बहुत सारे लोगों ने ओनाना को देखा नहीं होगा या फिर उसके परफॉर्मेंसेस आपने देखे नहीं होंगे, लेकिन मैं अयाक्स के टाइम से उसको देखते आ रहा हूँ। यूनाइटेड है, अर्सेनल है, इवन पीएसजी की भी कुछ बातें हो रही थी ओनाना को लेकर। ओनाना अभी चेल्सी जो है वो बहुत ही स्ट्रांगली लिंक्ड है। ओनाना चेल्सी साइन कर सकते हैं ओनाना को। लेकिन अगर हम गेम के बारे में अगर बात करते हैं, तो यहाँ पर ब्रोजोविच और कालानोग्लू की तरफ से जो ब्रोजोविच ने अच्छी तरीके से मिडफील्ड हैंडल किया, क्योंकि अगर आप स्टैट्स देखते हैं ब्रोजोविच के, तो मार्सेलो ब्रोजोविच एक बहुत ही अंडररेटेड और अंडर एप्रिशिएटेड डिफेंसिव मिडफील्डर है करेंटली। और कालानोग्लू की तरफ से जिस तरीके से अटैकिंग मिडफील्ड संभाला गया वो भी बहुत बढ़िया था। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ यहाँ पे, अगर आपने देखा होगा जिस तरीके से थर्ड मैन रन लिया गया या फिर जिस तरीके से वो पास दिया गया डिफेंस की तरफ से, शायद मेरे ख्याल से मुझे लगता है वो डियास की तरफ से आया था, और वो पास कलेक्ट किया गुंडोगन ने, फिर वो दिया गया बॉल डिब्रोने की तरफ और डिब्रोने ने वो बॉल डायरेक्टली दिया। वो मतलब वो इतना इंटेंस पासिंग था कि वो हालैंड का जो शॉट था, जो मैंने आपको सिनारियो बताया है, सेंटर बैक की तरफ से बॉल आया, गुंडोगन की तरफ से पास कंट्रोल करके डेब्रोने की तरफ पास किया गया, और फिर उसके बाद वो पास चला गया अर्लिंग हालैंड के पास। और जिस तरीके से हालैंड ने वो शॉट लिया, अगर वो शॉट थोड़ा सा सोच समझ के अगर लिया गया होता तो फिर वो डेफिनेटली वहां पर गोल आ जाता। फिर उसके बाद इंटर मिलान को समझ गया, क्योंकि जब देखो 5-3-2 सिस्टम, 5 डिफेंडर्स का, फिर 3 एट द बैक वाला जो सिस्टम है, जिस तरीके से उन्होंने मतलब पेनिट्रेट किया था मैनचेस्टर सिटी ने, वो थोड़ा सा वहां पर उसके बाद इंटर मिलान ने कोई गलती नहीं की वहां पे, बिल्कुल भी बॉल को अंदर नहीं घुसने दिया। और अटैकर जो है फुल्ली ऑक्यूपाइड थे, क्योंकि दोनों तरफ से ग्रिलिश और बर्नार्डो सिल्वा, खासकर ग्रिलिश के ऊपर जिस तरीके से मतलब डर्मियान और डम्फ्रीज, ये दोनों ने मिलके जिस तरीके से उसको ग्रिलिश को रखा है, जकड़ के रखा हुआ था, और जिस तरीके से उसको उसके ऊपर फिजिकल चैलेंजेस या फिर जिस तरीके से फाउल्स और टैकल्स हो रहे थे, उनको पता था क्योंकि ये फिजिकली स्ट्रांग बंदा है और उसकी तरफ से हमको ज्यादा थ्रेट आ सकता है, क्योंकि सिल्वा का टेक्निकल क्वालिटीज बहुत है सिल्वा की, आप बिल्कुल ये नहीं कर सकते सिल्वा की क्वालिटीज को। लेकिन सिल्वा की जो फिजिकल क्वालिटी है ना, वो उतनी नहीं है, और वो फिजिकल चैलेंजेस नहीं ले पाता कंपैरेटिवली जैक ग्रिलिश। अगर आप करते कंपेयर करते हैं जैक ग्रिलिश और सिल्वा को, तो जैक ग्रिलिश डेफिनेटली क्या बोलते हैं स्ट्रांग है थोड़ा सा फिजिकली। तो यहाँ पर आपको डेफिनेटली जैक ग्रिलिश को आपको कंट्रोल करना था। वहां पर डामियान ने और डम्फ्रीज ने मिलकर ये काम किया है। और बरेला क्या कर रहा था कि उधर जेको और लतारो मार्टिनेज के साथ फ्रंट थ्री का कभी कभी फॉर्मेशन हो रहा था वहां पे, एक तरीके का 4-3-3 वाला सिस्टम भी हो रहा था, हम कह सकते हैं एक तरीके से। और जिस तरीके से यहाँ पे अगर मैं कहता हूँ कि जेको को जाने देना एक बहुत बड़ी गलती थी, जेको को बाहर करना, सब ऑफ करना, क्योंकि रोमेलो लुकाकू के आने के बाद जिस तरीके से अफरा तफरी मच गई गेम में एक तरीके से, क्योंकि देखो ये तो होना ही था, क्योंकि कोई ना कोई एक टीम को तो स्कोर करना ही था। और मैंने जब मैं लाइव स्ट्रीम कर रहा था तो मैंने बताया भी था कि अब जो अगर कोई गोल आएगा, ना कोई अटैकर मार पाएगा। हालैंड की तरफ से तो बिल्कुल गोल आने की मुझे कोई भी उम्मीद नहीं थी, क्योंकि हालैंड एक फिजिकल नंबर 9 है और उतना क्या बोलते हैं टेक्निकल क्वालिटीज पजेस नहीं करता है। अगर आप कंपेयर करेंगे ग्रिलिश के साथ, सिल्वा के साथ, या फिर गुंडोगन के साथ वगैरह, या फिर फोर्डन के साथ,
तो ये नहीं था। और फोडेन का ऐसा है कि फोडेन आपको आगे जा सकता था या फिर उसकी तरफ से कुछ अटेम्प्ट्स लिए जा सकते थे, लेकिन वहां पर केविन डी ब्रुयने आपका प्रेजेंट नहीं था मिडफील्ड में। तो फिर उस वक्त केविन डी ब्रुयने की जो जिम्मेदारियां हैं, उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, वो फोडेन के ऊपर आ गई थी। और जिस पोजीशन पे केविन डी ब्रुयने खेल रहा था लेफ्ट विंग के ऊपर, तो केविन डी ब्रुयने जब सब ऑफ हुआ, सब हुआ, उसके बाद केविन डी ब्रुयने की जो पोजीशन थी वहां पर गुंडोगन का जाना पड़ा, और गुंडोगन की प्लेस पे आना पड़ा फिल फोडेन को। और फिल फोडेन की तरफ से एक तरीके का आप कह सकते हैं नंबर 9 के जो फॉल्स रन लिए जाते हैं वो वाला, एक तरीके का कह सकते हैं उसको फॉल्स 9। और वो जो रन्स लिए जा रहे थे उसकी तरफ से अटैकिंग मिडफील्ड के थ्रू जिस तरीके से बॉक्स में एंटर कर रहा था, तो उस वक्त थोड़ा सा केओस मच गया था। लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी अटैकर्स को कोई भी मतलब चांस नहीं दे रहे थे इंटर मिलान के जो डिफेंडर्स थे। तो उस वक्त मैंने कहा भी था कि डिफेंसिव मिडफील्डर यानी कि स्टोन्स और आपका रॉड्री, ये दोनों की तरफ से खास करके रॉड्री का नाम मैंने लिया था। और हो सकता है क्योंकि ये वाले सिनारियोस हम देख चुके हैं, हम बारसा में भी देख रहे थे, जिस तरीके से हमारे जो हाईलैंड खेलने वाली टीम से ला लीगा में, वहां पे ये सिनारियोस मैंने बहुत बार देखे हैं, जो टैक्टिकली बोल सकते हैं कि ये जो 5-3-2 वाला सिस्टम जो है ये बहुत डोमिनेटिंग होता है। तो वहां पर हमारे जो अटैकर्स होते हैं ना, उनको जकड़ के रख दिया जाता है, खास करके विंगर्स को, क्योंकि नंबर 9 की क्वालिटीज ऐसी होती है ना कि बहुत कम ऐसे नंबर 9 से जो ऑन द बॉल अच्छी क्वालिटीज पोजेस करते हैं, लाइक सुआरेज, फर्नांडो टोरेस, करीम बेंजेमा, ऐसे, है ना। तो वो वाला सीन यहाँ पे क्रिएट हो रहा था। तो अभी वहां पर क्या हो रहा था कि वहां पर डिफेंसिव मिडफील्डर्स के अलावा कोई ऑप्शंस नहीं बच रहा था, और बॉक्स के बाहर से ही गोल स्कोर होने के चांसेस बहुत ज्यादा थे। आके ने भी एक कोशिश की थी, जब आके आगे आया था मिडफील्ड में, उस वक्त भी एक था, लेकिन वो बॉल अवे गया, बाहर गया, गोल पोस्ट से बहुत दूर गया। तो उसी वक्त जो है यही पॉसिबिलिटीज बन रही थी, और अचानक से जिस तरीके से वहां पे 4 वर्सेस 4 और 5 वर्सेस 5 का वहां पे सिनारियो क्रिएट हुआ, और जिस तरीके से बॉल पीछे चला गया रॉड्री के पास, तो रॉड्री क्या, जिस तरीके से रॉड्री ने मतलब जो क्या बोलते हैं, जो शॉट लिया गया रॉड्री की तरफ से, उस वक्त जो रॉड्री की जो बॉडी की पोजीशंस थी, जिस तरीके से मतलब क्या कह सकते हैं, जब कोई भी प्लेयर फ्री किक लिया जाता है या फिर जब पासेस दिए जाते हैं, उस वक्त आपकी जो हाथों की पोजीशन होती है, हैंड्स की जो पोजीशन होती है, और किस तरीके से बॉडी आपकी इंक्लाइंड है, और किस तरीके से एक बैलेंस्ड आपकी जो फिजिकल कंडीशन होती है, और उस वक्त जो शॉट लिया गया रॉड्री का, वो बहुत काबिले तारीफ था, बहुत ही अनबिलीवेबल था, और उसका आउटपुट सिटी को देखने को भी मिला है। उसके बावजूद भी इंटर मिलान एक फिजिकल साइड है, और थी बहुत तगड़े उनके तरफ से अटेम्प्ट्स भी हुए हैं। और मैं बोलना चाहूंगा यहाँ पे, अगर हम बात करते हैं, तो डोमिनेटिंग रही इंटर मिलान बहुत ही मैनचेस्टर सिटी के ऊपर, और खास करके केविन डी ब्रुयने के जाने के बाद बहुत मतलब एक तरीके का एक शक होने लगा था सभी को कि क्या यहाँ पर अगर इंटर मिलान अगर वहां पर पहली दफा अगर गोल मारते, पहली बार अगर उनकी तरफ से कोई गोल स्कोर किया जाता, तो मुझे लगता है कि मैनचेस्टर सिटी को स्कोर करने में बहुत दिक्कत हो जाती। लेकिन उनके पास टेक्निकल क्वालिटीज थी, जिसका आउटपुट सबको देखने को भी मिला है। तो यहीं पर जो है यही मैं कहना चाहता था आज। और मैं जिस तरीके से मैं मतलब जिस तरीके से हम लोगों ने देखा केविन डी ब्रुयने के ऑफ होने के बावजूद भी, जिस तरीके से फिल फोडेन ने एक अच्छे तरीके से, गुंडोगन और फिल फोडेन ने अपना जो रोल था बखूबी निभाया है। और खास करके मैं यहाँ पे एक जो हाईलाइट करना चाहूंगा, एक बंदे का रोल, एक प्लेयर का रोल। अभी तक जो बंदा डिफेंसिव मिडफील्डर के रोल में खेलते आ रहा था पूरा सीजन, इवन लीग गेम्स, कप गेम्स, जैसे भी एफए कप हो गया, और मैड्रिड और बायर्न म्यूनिच के अगेंस्ट जिस तरीके से उसका गेम था, तो वो कहते हैं ना कि पेप गार्डियोला की जो ओवर थिंकिंग है हमेशा से वही जो है उसको कभी कभी मात देती है। तो आज जो है वही हुआ था। तो मुझे क्या कहना है कि जिस तरीके से स्टोन्स का पोजीशन चेंज करना था, तो उसको देखकर, क्योंकि यार मैंने लगभग 2 से 3 बार गेम देखा है, लेकिन ये जो टैक्टिकल बैटल था इंटर मिलान और मैनचेस्टर सिटी का, वो देखने में वो एनालाइज करने में बहुत दिक्कत हो रही है यहाँ पे, क्योंकि एक इतना तगड़ा वाला बैटल हमको देखने को मिला है, खास करके टैक्टिकल बैटल। ये गेम आपको पता है, इंटर मिलान को सब लोग जो है
ये कर रहे थे कि यार ये तो अंडरडॉग्स है, क्या परफॉर्म करेंगे या वगैरह वगैरह। सिटी 5-0 जीतेगी, फर्स्ट हाफ में 2-0 होगा, 3-0 होगा, ऐसे कुछ प्रेडिक्शन दिए जा रहे थे। बड़े-बड़े यूट्यूबर्स के भी मैंने प्रीव्यूज देखे थे गेम से पहले। तो लेकिन मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, बिल्कुल नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था, क्योंकि देखो इंटर मिलान को अगर आप देखो, क्योंकि मैं देख चुका हूँ बार्सिलोना के अगेंस्ट हम खेल चुके हैं, इंटर मिलान के अगेंस्ट बारसा जो है। तो उस वक्त इंटर मिलान की डिफेंसिव स्ट्रक्चर कैसा था, उनका अटैकिंग स्ट्रक्चर कैसा था, किस तरीके से उनका जो ब्रोजोविच है, करानोग्लू है। क्योंकि बारसा के अगेंस्ट मैंने असरबी को सॉरी असरबी नहीं था शायद मेरे ख्याल से, कालानोग्लू और ब्रोजोविच, ये दोनों बंदों को, ब्रोजोविच को मैं उतना ये नहीं कर रहा था, लेकिन कालानोग्लू को जो है मैंने बहुत क्या बोलते हैं ये किया था कि ये बंदा क्या कर सकता है बारसा के अगेंस्ट, कुछ नहीं। लेकिन जिस तरीके से उसने परफॉर्मेंस दिया है बारसा के अगेंस्ट, और जिस तरीके से उन्होंने बारसा जैसी टैलेंटेड और यंगस्टर्स की टीम को जकड़ के रखा हुआ था, जिस तरीके से उन्होंने बारसा को आउट परफॉर्म किया था। और लेकिन देखो अगर इंटर मिलान अगर स्कोर नहीं कर रहे ना, इसका मतलब वो आपको आपको भी स्कोर नहीं करने देंगे, ये तो बात तय थी। और सभी को लग रहा था कि मैनचेस्टर सिटी इतनी डोमिनेटिंग है, मैड्रिड जैसे टीम को अगर वो इतने ज्यादा मार्जिन से अगर हरा सकते हैं गोल स्कोर करके, तो फिर इंटर मिलान क्या चीज है ना। क्योंकि वो देखो जिस तरीके से उन्होंने अभी तक उनका रन रहा है, लकी रहे हैं वगैरह वगैरह वगैरह, जो भी कहा गया अभी तक। लेकिन मुझे पता था, क्योंकि देखो अगर आप, मैं सीधे सीधे एक बात कहना चाहूंगा आपसे, क्योंकि अगर कोई भी टीम अगर टेक्टिकली अगर वेल प्रिपेयर्ड है, तो आपके पास कितनी भी टैलेंटेड प्लेयर्स क्यों ना हो, आप कितनी भी टेक्टिकली प्रिपेयर्ड क्यों ना हो, कितनी भी टेक्निकल प्लेयर्स क्यों ना हो, वहां पर आपको एक अच्छा बैटल देखने को मिलेगा। क्योंकि टेक्निकली तो दोनों टीम्स बैलेंस थी एक तरीके से अगर मैं कहूं तो, लेकिन टेक्निकलिटी जो है वो सिटी के पास ज्यादा थी, और फिजिकलिटी जो है इंटर मिलान के पास ज्यादा थी। ये एक डिफरेंस था दोनों टीम्स में। तो यही था आज के लिए। और मैं माफी चाहूंगा, मैंने ग्राफिकल या फिर कोई ऐसे फोटोज वगैरह मैं इंसर्ट नहीं कर सकता इस वीडियो में। लेकिन मैं एक अगर हो सकता है तो फिर मैं एक शॉर्ट वीडियो में टैक्टिकल इस पे बना सकता हूँ। और यही था आज के लिए। और इंटर मिलान और मैनचेस्टर सिटी का जो मेरा जो रिव्यू था, आपको कैसा लगता है प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। और आपके जो थॉट्स है, जो भी आपके विचार है, राय विचार है, आप कमेंट्स में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच, विस्का एल बारसा।